स्वतंत्रता ही समाज में उठने वाली कुरीतियों का काल बनती है। स्वतंत्रता ही कला और साहित्य को संरक्षण देती है। समय की संरचनाओं में परिवर्तन की परिभाषा लिखने वाली केवल स्वतंत्रता ही होती है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा, आपके साथ सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्र को करेंगी संबोधित। दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर शाम 7 बजे संबोधन का होगा सीधा प्रसारण। राष्ट्रपति आज अमृत उद्यान के ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव 2024 का करेंगे उद्घाटन। 16 अगस्त से 15 सितंबर तक अमृत उद्यान आम जनता के लिए रहेगा खुला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को राजधानी दिल्ली में सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बाइक रैली में बड़ी संख्या में मंत्रियों और सांसदों ने लिया हिस्सा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, तिरंगा हमारी भारतीयता का प्रतीक, हमारा संकल्प, तिरंगे का मान रखना हमारा कर्तव्य। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय जनता पार्टी के जगदंबिका पाल को वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष किया नियुक्त। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना की जारी। 31 सदस्यीय समिति में 21 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा से नियुक्त। 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले मतदान के लिए आज अधिसूचना होगी जारी। 21 अगस्त नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि। 3 सितंबर को सभी 12 राज्यसभा सीटों पर होगा मतदान। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्र को संबोधित करने वाली हैं। संबोधन का प्रसारण दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। संदेश का प्रसारण पहले हिंदी में होगा, इसके बाद अंग्रेजी में किया जाएगा। दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल्स पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही संसद टीवी पर भी राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन, इसका सीधा प्रसारण आप लोग देख पाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अमृत उद्यान के ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव 2024 का उद्घाटन भी करने वाली हैं। इसके बाद हम बता दें कि 16 अगस्त से 15 सितंबर तक अमृत उद्यान आम जनता के लिए खुल जाएगा। आगंतुक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उद्यान का भ्रमण कर सकते हैं। 12 से 15 सितंबर तक अमृत उद्यान में विविधता का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इस वर्ष इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अनूठी परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को राजधानी दिल्ली में सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली भारत मंडपम से शुरू होकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम तक आयोजित की गई। हम आपको बता दें कि 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को घरों के अपने परिसरों पर झंडे फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभियान की व्यापक पहुंच और उच्च जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत मंडपम में सांसदों और मंत्रियों के साथ एक तिरंगा बाइक रैली का आयोजन मंगलवार को किया गया। इस बाइक रैली में बड़ी संख्या में मंत्रियों और सांसदों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि तिरंगा हमारी भारतीयता का प्रतीक है, हमारा संकल्प है कि तिरंगे के मान को हम सदैव ऊंचा बनाए रखेंगे। आज हम तीव्र गति से दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहे हैं और आज 5वीं हैं। हमारा तिरंगा हमारी भारतीयता का प्रतीक है। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, भारतीयता हमारे खून में है, भारतीयता को चुनौती हमारी अस्तित्व को चुनौती है
और हमारा संकल्प है कि हम तिरंगा का मान शान आन सदैव ऊंचा रखते रहेंगे। तिरंगा हमें एक बात और सिखाता है और तिरंगा संकेत देता है कि कुछ भी हालत हो, कुछ भी परिस्थिति हो, सर्वोपरि देश है। देश हित से ऊपर कोई देश हित नहीं हो सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मंगलवार को अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है और युवा देश के इस बात का संकल्प लें। हर घर तिरंगा એ મોદીજીએ ચાલુ કરેલો કાર્યક્રમ આજે ન કેવલ દેશભક્તિની અભિવ્યક્તિ એની સાથે સાથે 2047માં મહાન અને વિકસિત ભારતની રચનાના સંકલ્પનું એક પ્રતીક બન્યું છે। 15મી ઓગસ્ટે આપણે 78મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરીશું। गुजरातનું એક પણ ઘર, એક પણ મકાન, એક પણ ઓફિસ, એક પણ વાહન એવું ના રહે જેની પર આ તિરંગો ના ફરતો હોય અને સમગ્ર ગુજરાત તિરંગામય થાય અને આ તિરંગામય ગુજરાતના માધ્યમથી ગુજરાતના દરેક નાગરિકની અંદર દેશભક્તિની જાગૃતિનું વાતાવરણ બને। એના માટે આ તિરંગા યાત્રા અને હર ઘર તિરંગા એ કાર્યક્રમનું શરૂઆત થઈ છે। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल को वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस संदर्भ में लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। 31 सदस्य समिति में 21 सदस्य लोकसभा से हैं और 10 अन्य सदस्य राज्यसभा से नियुक्त किए गए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक महिला डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और उसकी मौत की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश जारी कर दिया है। अदालत ने कोलकाता पुलिस को केस डायरी और अन्य सभी दस्तावेज बुधवार सुबह 10 बजे तक केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने के निर्देश भी जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात करने के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फूडा ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी तमाम मांगे मान ली हैं। बंगाल में जो घटना यंग पीजी स्टूडेंट महिला के साथ हुई है वह सच में दिल दहला देने वाली और दुनिया को, देश को झकझोर देने वाली घटना है। मैं इसकी निंदा भी करता हूं, इसकी भर्त्सना भी करता हूं और बहुत दुख व्यक्त करता हूं कि ऐसी अमानवीय घटना घटी है। मैं यह भी कहूंगा कि मेरे शब्द कम पड़ते हैं कि जिस तरीके की घटना घटी और जिस तरीके से सरकार ने इसको छुपाने की कोशिश की है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि बंगाल एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। लॉलेसनेस चरम शिखर पर है और दुख की बात यह है कि महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन वेस्ट बंगाल में बढ़ रहा है और यह सब कुछ महिला मुख्यमंत्री होने के पश्चात ये हो रहा है। ये और भी चिंताजनक है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की सरकार ने इस केस को हशप करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की और जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है, मैं इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और हाई कोर्ट के द्वारा जो सीबीआई की इंक्वायरी मानी गई है उसके लिए मैं हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई इंक्वायरी में दूध का दूध पानी का पानी होगा, सच्चाई सामने आएगी।
बहुत से डेलीगेशंस, डॉक्टर्स एसोसिएशंस हमारे से मिली है पिछले 2 दिनों में। मैंने सभी को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार कोई भी इस घटना के साथ जुड़ा हुआ या जो डॉक्टरों पर जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं उस पर जो उन्होंने चिंता व्यक्त की है, मैं भी चिंता व्यक्त करता हूं और मंत्रालय भी इस पर चिंतित है। जरूर मैं कोई इसका रेमेडी, इसका निवारण करूंगा और उसके करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा वो सरकार उठाएगी, वो मंत्रालय उठाएगी, इस बात का मैं विश्वास करता हूं। 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। 21 अगस्त नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि है। 3 सितंबर को इन सभी 12 राज्यसभा सीटों पर मतदान होगा। हम बता दें कि उसी दिन इन सभी 12 राज्यसभा सीटों के मतदान का परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा भी क्या खास था हमारे हिस्से की जमीन में जिसे हासिल करने के लिए हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया गया। ये कहना है उन लाखों शरणार्थियों का जिन्हें आज़ादी की कीमत अपना सब कुछ लुटा कर चुकानी पड़ी। भारत के लिए विभाजन किसी विभीषिका से कम नहीं था। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। इंसान का जीवन स्मृतियों का पुंज है। कुछ स्मृतियां आपको सुखद एहसास कराती हैं, तो कुछ स्मृतियां आपको दुख से भर देती हैं। ऐसी ही दुख भरी स्मृतियां हैं देश विभाजन की। चाचा जी का सारा खून मेरी कमीज पर गिरता रहा। मैंने वो कमीज उतार के फेंक दी। 24 घंटे तक मैं बगैर कमीज के रहा। जो डेड बॉडीज थी उनके ऊपर लिखा गया तोहफे टू हिंदुस्तान, पंडित नेहरू एंड महात्मा गांधी। हम लोगों को दूसरी ट्रेन में गुजरांवाले हॉस्पिटल में भेज दिया गया। गुजरांवाले हॉस्पिटल में जाने के बाद में मुसलमान डॉक्टरों ने जो ज्यादा जख्मी थे उनको इंजेक्शन देके मारना शुरू कर दिया। ये आपको मैं जोड़ रहा हूं कि मुसलमान डॉक्टरों ने भी हमारे ऊपर त्रासदी की है। कुछ लोगों का कहना है कि जो स्मृतियां दुख पहुंचाती हैं उन्हें बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहिए। लेकिन क्या जिन्होंने अपने प्रियजनों को विभाजन की विभीषिका में खोया है, जिनके सर से माँ बाप का साया उठ गया है, जिनकी जीवन भर की पूंजी नष्ट हो गई, जिनका घर-बार जलाकर राख कर दिया गया, 85 वर्षीय पीएल मेहता जैसे हजारों लाखों लोगों से 1947 की विभाजन की विभीषिका ने उनका सब कुछ छीन लिया। उस समय त्रासदी क्या हुई, उस समय पूरी की पूरी गतिविधि क्या हुई, घटनाक्रम क्या हुआ, इन सारी बातों को जनता के सामने, विशेषकर युवा पीढ़ी के सामने लाना बहुत जरूरी है। किसने छल प्रपंच किया, किसने उन सारे दस्तावेजों की कूट रचना की, किसने किस तरह से उन सारी चीजों का विभक्तिकरण किया जो कि एक अव्यावहारिक विभक्तिकरण था। एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपने 2 देशों का विभाजन तो किया, लेकिन ये असमान विभाजन था। पैरामीटर क्या था? एक राष्ट्र तो धर्म के आधार पर जाएगा और दूसरा राष्ट्र सेक्युलर होगा। ये पैरामीटर ही गलत है ना। भारत का विभाजन अधिकृत रूप से 1947 में जरूर हुआ, लेकिन इस विभाजन की नींव 1919 में ही पड़ गई थी। जब तुर्की के खलीफा को अंग्रेजों के द्वारा अपदस्थ करने की नाराजगी मुस्लिमों द्वारा भारत में प्रदर्शित की गई, खिलाफत आंदोलन के जरिए विभाजन को विभीषिका मानकर उसे सीखने का प्रयास नहीं किया गया। इसकी भी सूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली और 2021 से हर 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा कर दी। हर राष्ट्र का दायित्व होता है कि वो अपने इतिहास को संजो कर रखे। इतिहास में हुई घटनाएं हमें सिखाती भी है और आगे बढ़ने की दिशा भी देती है। जलियांवाला बाग जैसी ही एक और विभीषिका हमने भारत विभाजन के समय भी देखी है।
इसलिए भारत ने 14 अगस्त को हर वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आने वाली पीढ़ियों को याद रखें, इसलिए इसे मनाने का फैसला किया। विभाजन की विभीषिका को याद रखना उस जिजीविषा को याद रखने के लिए भी आवश्यक है जो बंटवारे में अपना सब कुछ गंवाकर अपने ही देश में रिफ्यूजी पुकारे जाने वाले भारतीयों ने दिखाई। वो सब हार कर भारत में आए। उनके लिए कैंपों में टेंट लगवाए गए। उन्हीं टेंटों से उन्होंने श्रम का ऐसा पसीना बहाया कि क्या व्यापार, क्या नौकरी और क्या खेल और राजनीति, उन्होंने शून्य से शिखर तक की ऐसी इबारत तैयार कर दी जिससे रश्क किया जा सकता है और सीखा जा सकता है कि लाहौर, कराची, हैदराबाद और पेशावर जैसे पाकिस्तान में चले गए भारत के हिस्से में रहने वाले भारतीय कितने दक्ष और काबिल थे। उनकी ये काबिलियत और भी रंग लाती अगर देश का बंटवारा न होता। लेकिन जो होना था सो हो गया। लेकिन विभाजन की विभीषिका को याद रख हम देश में अभी भी मौजूद आतंकी और विभाजनकारी शक्तियों को हरा सकते हैं और देश को विभाजित करने की किसी भी कुत्सित सोच को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर भारत में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान जताया है। अगले 4-5 दिनों में हरियाणा, राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत में भी तेज बारिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने सप्ताह के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा और दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के जैसलमेर में स्वदेशी मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। सेना के जवान ने मिसाइल को लॉन्च किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इसे डिजाइन किया और विकसित किया। इस उपलब्धि पर रक्षा मंत्री ने सभी को बधाई दी है। भारत के लोग जहां गए उस सरजमी को अपना बनाकर उसके विकास में अपना योगदान दिया। यही कारण है कि भारतीय मूल के लोगों का कद, विश्वसनीयता और सम्मान लगातार बढ़ा है। इसी कड़ी में एक अच्छी खबर न्यूजीलैंड से भी है। जी हां, देखिए एक खास रिपोर्ट। न्यूजीलैंड में रहने वाली भारतीय मूल की गौरी शर्मा को इस साल के विमेन अचीवर्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है। गौरी शर्मा एक सफल बैंक कर्मी हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए काफी काम किया है। न्यूजीलैंड विमेन अचीवर्स अवार्ड एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो न्यूजीलैंड में महिलाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत विभिन्न श्रेणियों में महिलाओं को उनके योगदान और नेतृत्व के लिए सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष भारतीय मूल की गौरी शर्मा को इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। संपूर्ण देश स्वतंत्रता दिवस के जश्न के रस में सराबोर है। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके लिए अनेक सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है। आज उन सभी को याद करने का दिन है, उनके प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करने का दिन है। चलते चलते इस गीत के जरिए आइए उन्हें याद करते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया। आप देखिए ये गीत मुझे दिया गया। बने रही संसद टीवी के साथ। नमस्कार। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला।
शस्यश्यामला मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी